Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सेकंड चैप्टर जिसका नाम था फाउंडेशंस। ठीक है, फाउंडेशंस जिसका नाम था फाउंडेशंस। तो इसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में हम क्या देखने वाले हैं देख लेते हैं। तो पार्ट थर्ड में हमारे पास है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होता है? ठीक है, कंबाइंड फुटिंग आर प्रोवाइडेड व्हेन द कॉलम इज क्लोजली स्पेस्ड। ठीक है, तो जब हमारे पास कॉलम क्लोजली स्पेस हो तो तब हम कंबाइंड फुटिंग का यूज करते हैं। क्लोजली स्पेस का मतलब होता है कि कॉलम नजदीक नजदीक हो। मान लो एक कॉलम यहाँ पे हो, एक कॉलम इसके थोड़े नजदीक ही हो, तो हम यूज करते हैं कंबाइंड फुटिंग को। ठीक है, so that their footing overlap with each other, and when soil bearing capacity of the soil is low, this type of footing is used। ठीक है, तो जब हमारे पास कॉलम क्लोजली स्पेस होते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। तो इसको यूज करने से हमारे पास क्या क्या फायदा हो जाता है? तो दैट देयर फुटिंग ओवरलैप विद ईच अदर। इसकी जो फुटिंग होती है वो ओवरलैप करती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, यहाँ पे नीचे डायग्राम बनाई हुई है, ये मैं आपको समझा दूंगा बाद में। Their footing overlap with each other, and when soil bearing capacity of the soil is low, this type of footing is used। अगर हमारे पास साइल की बीडिंग कैपेसिटी कम भी होगी तो हम इस फुटिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कंबाइंड फुटिंग को यूज करते हैं। इन सच वन कॉलम्स आर क्लोजली स्पेस्ड एंड इफ वी प्रोवाइड सेपरेट आइसोलेटेड फुटिंग वुड ओवरलैप, इन सच केस इट इज बेटर टू प्रोवाइड कंबाइंड फुटिंग देन आइसोलेटेड फुटिंग। तो इसमें अगर हम आइसोलेटेड फुटिंग डालेंगे तो उसमें एक कॉलम यहाँ पे डालना पड़ेगा, एक कॉलम यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे जो हमारे पास है फायदा नहीं होगा, जो भी बेस है इसकी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, दो कंबाइंड फुटिंग में 2 कॉलम बना देते हैं। एक कॉलम यहाँ पे बनाया, एक कॉलम यहाँ पे बनाया, और इसको दोनों को आपस में अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये कंबाइंड फुटिंग बन गई और इसकी जो बीडिंग कैपेसिटी है वो भी हमारे पास हाई होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट की अगर डायग्राम की बात करें तो इसमें जो हमारे पास एन एन डी ए और एन डी टू हमारे पास जो है बराबर है। दैट मीन्स एन डी वन इक्वल टू एन डी टू के बराबर है। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें एन डी वन, इसमें जो ये लोड पड़ रहा है वो कम है और इस पे ज़्यादा पड़ रहा है। तो जिस पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो उसकी जो विड्थ है वो हम ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, इसकी विड्थ हम कम रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास विड्थ है, इसकी यहाँ पे जितनी विड्थ है यहाँ पे भी उतनी विड्थ होगी, क्योंकि ये जो लोड पड़ रहे हैं इस पे दोनों पे बराबर है। इसकी जो लेंथ है, लेंथ तो हम सेम ही रखेंगे, हाइट भी सेम ही रखेंगे। फर्क कहाँ पे होगा? फर्क होगा इसकी विड्थ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड इसमें बराबर रखेंगे दोनों साइड पे विड्थ, यहाँ पे भी विड्थ बराबर, यहाँ पे भी विड्थ बराबर। इस केस में देखें तो ND1 जो ये वाली विड्थ है वो कम होगी और इस साइड वाली विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें ये वाली विड्थ ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोड पड़ रहा है वो ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, आई होप आपको कंबाइंड फुटिंग के बारे में भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी हम बात करें कि हम कौन-कौन सी सिचुएशन में कंबाइंड फुटिंग यूज़ करते हैं, कहाँ पे कंबाइंड फुटिंग यूज़ करते हैं, वो हमारे पास है। व्हेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स इज स्मॉल, जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कॉलम्स के बीच में जो हो वो स्मॉल हो। ठीक है, व्हेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर कॉलम्स के बीच का जो हमारे पास हो वो स्मॉल हो, एंड द सॉइल हैज अ वेरी लो बीयरिंग कैपेसिटी, और सॉइल की हमारे पास जो बीयरिंग कैपेसिटी हो वो लो हो। ठीक है, लो बीयरिंग कैपेसिटी की साइल हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे कंबाइंड फुटिंग को। इंडिविजुअल कॉलम फुटिंग में ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, सेकंड केस अगर हम बात करें, इन केस व्हेन द कॉलम इज लोकेटेड नियर टू प्रॉपर्टी लाइन एंड सीवर लाइन, जब हमारे पास कॉलम जो हो प्रॉपर्टी लाइन के नज़दीक हो या फिर सीवर लाइन के नज़दीक हो, तो तब भी हम इसका यूज करेंगे। द कॉलम सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल नॉट कोइंसाइड विद फुटिंग, then it is necessary to provide combined this footing with that of the adjacent internal column। ठीक है, थर्ड हम इसको देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में हम कंबाइंड फुटिंग को यूज करते हैं। डायमेंशंस ऑफ वन साइड ऑफ फुटिंग आर रिस्ट्रिक्टेड टू ड्यू टू एनी रीजन एंड सो दैट द कॉलम फुटिंग में बी कंबाइंड। ठीक है, तो मतलब हमारे पास कोई ऐसा केस हो जहाँ पे हम डायमेंशन कम
रखने पड़े, हमें किसी साइड ज़्यादा रखने पड़े, किसी साइड कम रखने पड़े, तो वहाँ पे भी हम कंबाइंड फुटिंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा था। ठीक है, इसकी सूटेबिलिटी की बात करें हम, तो कहाँ पे ये सूटेबल हमारे पास कंबाइंड फुटिंग कहाँ पे सूटेबल है? फर्स्ट हमारे पास फॉर कॉलम्स आर क्लोजली स्पेस, जहाँ पे कॉलम्स क्या हो, क्लोजली स्पेस हो, दैट मीन्स कॉलम नजदीक नजदीक हो, तो वहाँ पे हम कंबाइंड फुटिंग का यूज करेंगे। सेकंड हमारे पास है कॉलम लोकेटेड नियर टू प्रॉपर्टी लाइन और सीवर लाइन, तो अगर हमारे पास कॉलम प्रॉपर्टी लाइन के नजदीक है या फिर सीवर लाइन के नजदीक है, तब भी हम कंबाइंड फुटिंग का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की फुटिंग हमारे पास शैलो फाउंडेशन में है, हमारे पास कैंटिलीवर स्ट्रैप फुटिंग। तो कैंटिलीवर स्ट्रैप फुटिंग की अगर हम बात करें, व्हेन टू और मोर फुटिंग्स इज कनेक्टेड बाय ए बीम। ठीक है, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा फुटिंग अगर बीम से कनेक्ट हो, उसे हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग, एंड बीम कनेक्टिंग फुटिंग आर नोन एज स्ट्रैप। ठीक है, तो जो भी हमारे पास जिस फुटिंग के साथ बीम कनेक्ट होता है उसे हम स्ट्रैप फुटिंग बोलते हैं। ठीक है, वन टू और मोर फुटिंग्स इज कनेक्टेड बाय, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा फुटिंग कनेक्ट होती है किसके साथ, एक बीम के साथ। ठीक है, देन इट इज नोन एज द कंबाइंड फुटिंग, उसको हम कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। और जो बीम कनेक्ट कर रहा होता है फुटिंग्स को, उसे हम स्ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, जो बीम कनेक्ट कर रहा होता है दो फुटिंग्स को, उसे हम बोलते हैं स्ट्रैप। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये एक फुटिंग है, ये दो दूसरी फुटिंग है, इसको क्या कर रहा है, एक बीम इनको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बीम हमारे पास आ गया स्ट्रैप, और ये जो फुटिंग्स आ गई, ये आ गई हमारे पास कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फुटिंग, वन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फुटिंग लोकेटेड नियर टू द प्रॉपर्टी लाइन, एंड इफ इट इज concentrically located under the column would extend into the adjoining property, which may not be permissible for such a situation. Trapezoidal or combined footing may be an alternative. ठीक है, तो इसको हम कहाँ किस एरिया में यूज़ करते हैं, इस जगह पे हमने कंबाइंड फुटिंग क्यों नहीं यूज़ की, स्ट्रैप फुटिंग ही क्यों यूज़ की? तो इसको यूज़ करने का हमारे पास मेन कारण ये है कि मान लो यहाँ पे बेस में हम बेस नहीं डाल सकते, यहाँ पे कोई कंक्रीट नहीं डाल सकते, मान लो बीच में पानी है या कुछ भी है, हम कंक्रीट नहीं डाल सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुटिंग की बेस बना के, यहाँ पे फुटिंग की बेस बना के एक बीम डाल देंगे ऊपर से, तो ये हमारे पास हो जाती है स्ट्रैप फुटिंग और कैंटिलीवर फुटिंग। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी स्ट्रैप फुटिंग में हमारे पास कुछ पॉइंट है, वो हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉलम एंड द adjoining कॉलम इज बिग। ठीक है, अगर डिस्टेंस जो है दो कॉलम्स के बीच में वो ज्यादा हो, ठीक है, अगर जो डिस्टेंस है बिटवीन द कॉलम्स इज बिग, ज्यादा हो, द कंबाइंड ट्रापेजोइडल फुटिंग विल बी ए क्वाइट नैरो। ठीक है, तो जो हमारे पास कंबाइंड फुटिंग है, तो उसको हमें डालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो क्वाइट नैरो हो जाएगी विद हाई बेंडिंग मोमेंट्स, तो उसमें हाई बेंडिंग मोमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इन सच केस स्ट्रैप फुटिंग में भी प्रोवाइडेड, तो इस केस में हम स्ट्रैप फुटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ये एक हमारे पास कॉलम है, यहाँ पे एक यहाँ पे कॉलम है, इनका डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, ये डिस्टेंस क्या है, बिग है, तो हम कंबाइंड फुटिंग का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्ट्रैप फुटिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, strap footing, the strap beam provided to connect two separate footings columns does not remain in contact with soil and thus does not transfer any pressure to the soil. तो जो भी स्ट्रैप फुटिंग हम डालते हैं, जो भी स्ट्रैप फुटिंग, ये जो बीम इस पे डालते हैं दो फुटिंग के बीच में, तो ये जो बीम होता है साइल के साथ कनेक्ट नहीं होता, इसलिए जो ये बीम है, ये अपना लोड डायरेक्टली साइल पे नहीं ट्रांसफर करता, ये पहले इन फुटिंग्स पे लोड ट्रांसफर करेगा और इन फुटिंग से लोड ट्रांसफर होकर साइल में लोड ट्रांसफर होगा। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द स्ट्रैप बीम इज ट्रांसफर द लोड ऑफ द हाईली लोडेड आउटर कॉलम टू द इनर वन। ठीक है, तो इसमें मेन फंक्शन इसका क्या है, बीम का, ये बीम क्या करता है, स्ट्रैप बीम क्या करता है, स्ट्रैप बीम क्या करता है, जो लोड होता है वो हैवी स्ट्रक्चरल लोड वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है
पहले इन कॉलम में ट्रांसफ़र करता है और उसके बाद वो जो कॉलम में जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है साइल में, ठीक है। While transferring this load, staff footing have to experience shear force and bending moment. तो इसमें जब लोड ट्रांसफर होता है, मान लो यहाँ पे लोड है, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो इसमें shear force एंड बेंडिंग मोमेंट भी हमारे पास एग्जिस्ट होंगी उस टाइम पे, ठीक है। This should be taken into consideration while designing cantilever strap footing. तो cantilever strap footing जब भी हमने डिजाइन करनी है तो तब हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें shear forces और bending moment भी एग्जिस्ट करती हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीजें, तो हम देख लेते हैं इसकी सूटेबिलिटी की बात अगर हम करें तो कहाँ पे ये सूटेबल होगी हमारे पास स्ट्रैप फुटिंग। द कॉलम इज लोकेटेड नियर द प्रॉपर्टी लाइन एंड द डायमेंशंस आर रिस्ट्रिक्टेड। तो प्रॉपर्टी लाइन के नज़दीक अगर हमारे पास कॉलम है या फिर हमारे पास डायमेंशन रिस्ट्रिक्टेड है कि हम डायमेंशन ज़्यादा नहीं बना सकते उस एरिया में, तो उस एरिया में हम यूज़ करेंगे स्ट्रैप फुटिंग का, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सेलो फाउंडेशन का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है राफ्ट आर मैट फाउंडेशन, ठीक है। राफ्ट आर मैट फाउंडेशन, तो इसकी अगर हम बात करें, राफ्ट फाउंडेशन इज नोन एज द मैट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन को हम मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। राफ्ट फाउंडेशन को हम मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस स्लैब कवर्स द एंटायर आर ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन एंड ट्रांसफर इट्स वेट टू द ग्राउंड, ठीक है। इट इज ए कंटिन्यूअस स्लैब कवर्स, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूअस स्लैब कवर्स होते हैं। द एंटायर आर ऑफ बिल्डिंग ए फाउंडेशन एंड ट्रांसफर इट्स वेट टू द ग्राउंड, और ट्रांसफर करते हैं ये वेट को ग्राउंड में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फुटिंग है, यहाँ पे ये कॉलम्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, मैट आर राफ्ट फुटिंग, मैट आर राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैट आर राफ्ट फाउंडेशन के, वो हम देख लेते हैं। ए राफ्ट फाउंडेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर लो बीरिंग कैपेसिटी साइल। तो जहाँ पे साइल की बीरिंग कैपेसिटी कम होगी वहाँ पे हम मैट आर राफ्ट फाउंडेशन का यूज करेंगे, ठीक है। एज इट डिस्ट्रीब्यूट्स द वेट ऑफ द बिल्डिंग ओवर द एंटायर एरिया ऑफ द बिल्डिंग एंड नॉट ओवर द स्मॉलर जोन और एट द इंडिविजुअल पॉइंट, अल्टीमेटली रिड्यूसेस द स्ट्रेस पर एरिया ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम देख लेंगे कि हमारे पास जहाँ पे बीरिंग कैपेसिटी सॉइल की लो होगी वहाँ पे हम मैटर राफ्ट फाउंडेशन का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस पॉइंट को अगर आप छोड़ ही दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को भी आप छोड़ सकते हैं। देखना हो तो आप देख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी सूटेबिलिटी की बात करें, कहाँ पे ये सूटेबल होगी मैट आर राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड व्हेन कंप्रेस्ड साइल सच एज वेरी सॉफ्ट, ठीक है। जो हमारे पास कंप्रेस्ड साइल है वो वेरी सॉफ्ट है, दैट मीन्स लूज साइल है, तो वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। या फिर एल्यूवियल डिपॉजिट है तो वो भी एल्यूवियल डिपॉजिट भी लूज साइल ही होती है हमारे पास, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे मैट आर राफ्ट फाउंडेशन का, ठीक है। एंड कंप्रेसिबल फिल मटेरियल, अगर कंप्रेसिबल फिल मटेरियल है वहाँ पे भी हम यूज करेंगे इसका। वेयर स्ट्रिप पैड आर पाइल फाउंडेशन वुड नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल फाउंडेशन विदाउट एक्सेसिव एक्सकवेशन, ठीक है। तो जहाँ पे हम एक्सेसिव एक्सकवेशन भी नहीं कर सकते तो वहाँ पे पाइल भी नहीं डाल सकते, तो उस केस में हम डालेंगे मैट आर राफ्ट फाउंडेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डीप फाउंडेशंस की टाइप्स देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.